लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ SBILL। और हमने SBIL में पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको सीड कैपिटल के बारे में पढ़ाया था। तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड, हमने ये भी पढ़ा था कि स्टार्टअप बनाते कैसे हैं, कैसे सेटअप किया जाता है। फंडिंग ऑप्शंस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रॉडली देखा था कि इक्विटी फंडिंग हम कर सकते हैं या डेट फंडिंग कर सकते हैं या ग्रांट्स। इक्विटी फंडिंग यानी ओनरशिप, डेट फंडिंग यानी बोरो करना पैसा, और ग्रांट्स यानी जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज और ग्रांट्स वगैरह फ्री में देती है, राइट, लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड सीड कैपिटल। सीड कैपिटल में अपन ने पढ़ा था कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपको पैसे लगते हैं, फंडिंग लगती है, उसको अपन सीड कैपिटल बोलते हैं। तो देखो ये ना, आप स्टार्टअप देखोगे तो आपको काफी ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि सीड कैपिटल क्या होती है। मैं आपको क्विकली रिवाइज करवाती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको सीड कैपिटल और सीरीज कैपिटल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया था कि देखो होता क्या है जब आप कोई स्टार्टअप चालू करते हैं, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, जब जब आप एक नया स्टार्टअप चालू करते हैं तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे, पैसे यानी मनी, मनी मनी, यू नीड फंडिंग, राइट। अब आप जब जब स्टार्टअप कोई नया बिजनेस चालू करते हैं तो यू नीड मनी, यू नीड मनी। और जितना आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहोगे, स्केल करना मतलब बड़ा करना, बिजनेस को टर्नओवर बढ़ाना, राइट, उसको बोलते हैं बिजनेस को स्केल करना। और जितना आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहेंगे उतना आपको बार बार फंडिंग लगेगी। ऐसा नहीं है कि बस बिजनेस चालू कर रहे हैं तभी आपको फंडिंग लगेगी। बिजनेस चालू कर रहे हैं तब तो आपको फंडिंग लगेगी, आपको हर स्टेजेस में फंडिंग लगेगी। वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग लगेगी, स्टॉक्स के लिए फंडिंग लगेगी। आप शार्क टैंक में देखेंगे तो कई सारी कंपनीज आती हैं, वो बोलती है कि हमारा ऑलरेडी कंपनी चल रहा है, सेल्स चल रही है, लेकिन हमारे पास स्टॉक खत्म होने वाला है, तो हमें स्टॉक कंटिन्यू करने के लिए हमें फंडिंग चाहिए, अदरवाइज हम सप्लाई ही मीट नहीं कर पाएंगे, डिमांड ही मीट नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नहीं क्रिएट कर पाएंगे। डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन हमारे पास स्टॉक्स की कमी है, इस वजह से हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, स्केल करना है, तो आपको फंडिंग की जरूरत लगेगी ही लगेगी। तो अब देखो होता क्या है ना, सब एक एक होता है सीड कैपिटल, और आपको पता है सीड कैपिटल से पहले भी आपका ना प्री सीड कैपिटल भी होता है, जो आपके बुक में दिया नहीं है बट प्रैक्टिकल में प्री सीड कैपिटल भी होता है। प्री सीड मतलब आप एकदम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो सीड लगाने से पहले भी जो आपका कैपिटल लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, वो होता है सीड कैपिटल। मोस्टली ओनर अपना खुद का पैसा लगाता है, एंटरप्रेन्योर। सीड कैपिटल यानी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो जो पैसे लगते हैं, जो फंडिंग लगती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नया नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो जो आपको फंडिंग लगेगी उसको अपन सीड कैपिटल बोलते हैं। ये भी मोस्टली ओनर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद का पैसा लगाता है, या फ्रेंड से लेता है, या फैमिली से, या सीड कैपिटल हम एंजल इन्वेस्टर से भी ले सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा होता है, 2 करोड़ से ज्यादा होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनकी हाई नेटवर्थ होती है, दे आर वेल नोन रेप्यूटेड पर्सन एंड दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी इन अदर बिजनेसेस। जो अपना खुद का पैसा, जो अपने बैंक अकाउंट से, उनके खुद के पास जो पैसा है वो जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, न्यू बिजनेसेस में, उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। जैसे कि अनुपम मित्तल, यस, ये सारे जो शार्क टैंक में आते हैं ये सारे आपके हो जाएंगे एंजल इन्वेस्टर्स। पीयूष बंसल, ऑल दिस आर एंजल इन्वेस्टर्स। they basically invest their own money in other startups, in other businesses. They are known as angel investors, एंजल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आप सबसे पहले सीड कैपिटल लगाते हैं, जो आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपको जो पैसों की जरूरत पड़ती है इनिशियल फंडिंग के लिए, दैट इज नोन एज सीड कैपिटल। वो कई बार ओनर खुद का भी लगाता है, कई बार फ्रेंड्स फैमिली से लेके लगाता है, कई बार एंजल इन्वेस्टर्स का भी लगाता है। फिर उसके बाद आपको सीड कैपिटल मिल गया, आपको इनिशियल कैपिटल मिल गया, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, चल रहा है। अब आपके 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आपको और पैसों की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मली समझ लो आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का, अगर रुपीज में ना, INR रुपीज में बोल रही हूँ, डॉलर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मान के चलो अब आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का सीड कैपिटल चाहिए, तो वो आप एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव से लेके लगा सकते हैं, खुद का लगा सकते हैं, तो दैट इज सीड कैपिटल। अब मान के चलो आपको फर्दर, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, चल रहा है, अब आपको फर्दर आगे जाके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको और फंडिंग की जरूरत
पड़ेगी बिजनेस को स्केल करने के लिए। बिजनेस को स्केल करने के लिए मान के चलो आपको 10 करोड़ रुपयों की जरूरत है। तो अब जब आपका जो डिमांड है, जो नीड है पैसों की, जो फंडिंग की नीड है, वो जब बढ़ जाती है आपकी, जब आपको आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपका बिजनेस चल रहा है, अब आपको फंडिंग की जरूरत है आपके बिजनेस को और फर्दर ग्रो करने के लिए, आपके बिजनेस को और फर्दर स्केल करने के लिए जो आपको फंडिंग की जरूरत होती है, तो फिर अपन उठाते हैं कौन सा, सीरीज फंडिंग। सीरीज फंडिंग, उसको कुछ नहीं, नाम दे दिया गया है सीरीज फंडिंग। So basically, what is series funding? Series funding is nothing but when a company is already established, एक कंपनी ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सेल्स जनरेट कर रही है, चल रही है अच्छी खासी, एंड वी नीड वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग फॉर स्केलिंग द बिजनेस। हमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट में फंडिंग चाहिए बिजनेस को और ज्यादा स्केल करने के लिए, बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, तो वो फिर अपन सीरीज फंडिंग के लिए जाते हैं। सीरीज फंडिंग को भी नाम दे दिया जाता है, जैसे जो सबसे पहले हम लोग सीरीज फंडिंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं सीरीज ए। क्या बोलते हैं? सीरीज ए। सीरीज ए फंडिंग। और सबसे पहले यही जो अपन फंडिंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं सीरीज ए। अब सीरीज ए फंडिंग क्या होती है मैं आपको बता रही हूँ। सीड फंडिंग के बाद जो सबसे पहले अपन फंडिंग ऑप्शन चूज करते हैं वो होती है सीरीज ए फंडिंग। आपने मैं आपको एक एपिसोड दिखा भी सकती हूँ सीरीज फंडिंग के बारे में, लास्ट में दिखाऊंगी लेक्चर के एंड में। सीरीज ए फंडिंग क्या होती है? जब आपको थोड़ा ज्यादा कैपिटल फंडिंग की जरूरत होती है, आपको थोड़ी ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है, और आप किसी हाई नेट इंडिविजुअल के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटल फंड के पास जाते हैं, या प्राइवेट इक्विटी फंड के पास जाते हैं फंडिंग लेने के लिए, और जो कि थोड़ा लार्ज अमाउंट में होता है, जो एक मेच्योर बिजनेस लेती है अपने बिजनेस को और स्केल अप करने के लिए, जो एक ऑलरेडी बिजनेस जो स्टार्ट हो चुकी है, जो जो बेसिकली रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जब आपको अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए जो और फंडिंग की जरूरत होती है, तो आप सीरीज ए फंडिंग उठाते हो। फिर ये लाइन से सीरीज ए से चलता जाता है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज। अब मान के चलो आपने सीरीज ए फंडिंग ले लिया, बाद में आपको फिर फंडिंग की जरूरत पड़ रही है तो आप सीरीज बी फंडिंग लोगे, और फंडिंग की जरूरत है तो सीरीज सी करोगे। सीरीज वर्ड कैसे आया ना, सीरीज ऑफ मल्टीपल इश्यूज से ये वर्ड आया सीरीज, क्योंकि नॉर्मली अपन कैपिटल कैसे रेस करते हैं, फंडिंग कैसे रेस करते हैं, इक्विटी करके। तो जब आप सीड कैपिटल रेस करते हैं या सीरीज कैपिटल रेस करते हैं ना, तो आप ये इक्विटी फंडिंग कर रहे हैं। इक्विटी फंडिंग यानी कि आप फंडिंग ले रहे हैं, बदले में अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो नॉर्मली सीड कैपिटल में ना ज्यादा इक्विटी नहीं जाती है। सीड कैपिटल में हम 1%, 2%, 5% मैक्सिमम इतनी इक्विटी देते हैं ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज मतलब जब कोई कंपनी सीड फंडिंग लेती है ना, तो बहुत ज्यादा इक्विटी नहीं देती है, बहुत ज्यादा इक्विटी नहीं देती है। इक्विटी यानी कि ओनरशिप। तो जैसे आप शार्क टैंक में ही देख लो, कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनका वैल्यूएशन 200 करोड़ में होता है, 100 करोड़ का वैल्यूएशन, 200 करोड़ का वैल्यूएशन, ऐसा उनका वैल्यूएशन होता है। और वो लोग फंडिंग में जब फंडिंग लेने आते हैं तो वो लोग ज्यादा इक्विटी नहीं देते हैं, 1%, 2%, 5% ऐसे इक्विटी देते हैं। तो सीड कैपिटल में ना यूजुअली कम इक्विटी जाती है, लेकिन जब आप सीरीज फंडिंग के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो सीड कैपिटल के बाद जब जब आप सीरीज ए कैपिटल लेने जाते हो ना, तब उस टाइम पे आपको थोड़ी ज्यादा इक्विटी देनी होती है। ऑन एन एवरेज आप 10 से 15% इक्विटी भी देते हो सीरीज राउंड में कंपनी की। तो एक बात समझ लो, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जैसे आप शार्क टैंक में देखोगे अनुपम मित्तल इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी, अनुपम मित्तल ने ओला में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ओला में एक्चुअल में अनुपम मित्तल ने बहुत सारी कंपनीज में, मोर देन 60 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो अनुपम मित्तल ने मान के चलो ओला में इन्वेस्ट किया, तो अनुपम मित्तल जो है वो ओला में इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे, उसको हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलेंगे, वो एक एंजल इन्वेस्टर है, ठीक है, अनुपम मित्तल। अब वो ओला में इन्वेस्ट कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं, मात्र उसका इक्विटी लेने के लिए, ताकि क्यों क्यों क्योंकि ओला में ग्रोथ पोटेंशियल है, ओला में ग्रोथ पोटेंशियल है। और वो नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर्स क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं कि उनको उनका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। तो नॉर्मली जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं या सीरीज फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, वो लोग क्या देख के फंडिंग प्रोवाइड करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। वो लोग ये देखते हैं कि इस बिजनेस का मार्केट बड़ा है कि नहीं, ये बिजनेस स्केल हो सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर वो बिजनेस स्केल हो पाएगा, यानी बहुत ऊपर लेवल पे जा पाएगा, तो ही उनको रिटर्न मिलेगा। और नॉर्मली वो लोग 30% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स लोग होते हैं 30% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कि अगर वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको 1 करोड़ 30 लाख तो कम से कम वापस मिले 1 साल में।
1 साल में। तो दे एक्सपेक्ट एटलीस्ट मिनिमम 30% रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, और वो यही देख के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छा कर पाएगी कि नहीं, ये कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं, ये कंपनी ग्रो हो पाएगी कि नहीं। तो वही वही चीज़ बात है, नॉर्मली सीड फंडिंग जब कंपनीज़ लेती है ना, तो वो थोड़ी ज़्यादा इक्विटी देती है। नॉर्मली सीरीज़ फंडिंग में हमें थोड़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू सीड फंडिंग। तो वहाँ पर कंपनी थोड़ा ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ता है एंजल इन्वेस्टर्स के प्रति। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें फंडिंग देते हैं। वो लोग हमें फंडिंग देते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो लोग हमें फंडिंग देते हैं, बदले में जो स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज़ होती है, वो लोग अपनी इक्विटी देते हैं। ठीक है? तो दिस वाज़ अ स्मॉल पॉइंट। एंड जो एंजल इन्वेस्टर्स लोग होते हैं ना, वो लोग कंट्रोल करने के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट करते कंपनी में। वो लोग सिर्फ रिटर्न्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि अगर ये कंपनी चल जाएगी, अगर ये कंपनी रॉकस्टार बन गई, तो उनका पैसा डबल हो जाएगा। उनका पैसा डबल हो जाएगा। दे बिलीव दैट। तो उस वजह से वो देख के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स उनके पास खुद की कंपनी भी चलाने के लिए है। अब अगर पीयूष बंसल किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो वो उसको कंपनी को कंट्रोल करने के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट करेगा। वो अपना फायदा देखेगा कि हाँ, मेरा पैसा डबल होके वापस होगा कि नहीं, मेरा पैसा 30% कम से कम बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ के मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं। तो वो लोग अपना फायदा देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं। दे डोंट कंट्रोल द कंपनी, नो, दे डोंट कंट्रोल दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप। स्टार्टअप को एंटरप्रेन्योर ही चलाता है, बस उनको थोड़ा सा उनका एंजल्स का, शार्क्स का जो है ना, सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, एक्सपर्टीज मिल जाती है, दैट्स ऑल। अदरवाइज दे डोंट कंट्रोल। तो सीरीज फंडिंग में भी हम जब फंडिंग लेते हैं, तो ये नॉर्मली हम इसमें मिलियन डॉलर्स लेते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट की फंडिंग लेते हैं। और इसमें हम ऑन एन एवरेज 10 से 20% का इक्विटी डाइल्यूट करते हैं। ऑन एन एवरेज सीरीज फंडिंग लेने के लिए हम 10 to 20% कंपनी का इक्विटी देते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को, एंजल इन्वेस्टर्स को, जो हमारी कंपनी को सीरीज फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट्स हाउ वी रेज सीरीज फंडिंग। बहुत सारी कंपनी को नहीं भी ज़रूरत होती है सीरीज फंडिंग की, लेकिन बहुत सारी कंपनीज फंडिंग की ज़रूरत होती है, होती है। शार्क टैंक में कई सारी कंपनीज़ ऐसी भी आती हैं जो सीड कैपिटल लेने के लिए आती हैं, और कई सारी कंपनीज़ ऐसी भी आती हैं जो सीड कैपिटल लेने के लिए आती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। अपन ने सीड कैपिटल के बारे में पढ़ा था पेज नंबर 98 में, 97 में, 98 में, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सीड कैपिटल क्या होता है, जहाँ पर आप इनिशियल कैपिटल बिजनेस में लगाते हो। ये थोड़ा कम अमाउंट में होता है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू सीरीज कैपिटल। और जब आप बिजनेस चालू करते हो, तब आप जो पैसा लगाते हो उसको अपन बोलते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल आप खुद का भी लगाते हो, फ्रेंड्स फैमिलीज का भी लगा सकते हो, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स लोग से भी ले सकते हो। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे, ये ऑप्शन एक सीड कैपिटल में ही आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सीड कैपिटल में भी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सीड कैपिटल आप कहां कहां से रेज कर सकते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग की अगर बात करें, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट से ले सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी से ले सकते हैं। ये दोनों टर्म आपको फाइनेंस फील्ड में, इन्वेस्टमेंट फील्ड में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। वीसी और पीई, वीसी और पीई फाइनेंस फील्ड में। मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में, वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम करता है। सीए है, ऑल इंडिया रैंकर है सीए में। वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम करता है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी प्राइवेट इक्विटी क्या होती है। ये इक्विटी शेयर्स नहीं है, राइट? सो आई विल जस्ट टेल यू, अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये दोनों टर्म का मतलब आपको पता होना ही चाहिए, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी। आई विल कम टू दैट, डोंट वरी। अब अगर इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करें कि अगर आपको इक्विटी फाइनेंस करनी है, यानी कैपिटल के फॉर्म में पैसे रेज करने हैं, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट से रेज कर सकते हो, प्राइवेट इक्विटी से रेज कर सकते हो, या एंजल इन्वेस्टर से रेस कर सकते हो। एंजल इन्वेस्टर्स जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, या फिर ब्रिज राउंड कर सकते हो, ब्रिज राउंड भी बताऊंगी, या फिर सीरीज ए फंडिंग भी कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आपको इक्विटी फंडिंग करनी है, अगर आपको इक्विटी फंडिंग चाहिए, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट से ले सकते हो, एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हो, ब्रिज राउंड कर सकते हो, या सीरीज ए फंडिंग भी कर सकते हो, या सीड कैपिटल भी ले सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग। ये सारे आपके पास ऑप्शन है फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ, वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके, आई एम रियली सॉरी।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे कि जब आप इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं तो अगर आपको इक्विटी फाइनेंस चाहिए यानी उधार नहीं चाहिए, इक्विटी के फॉर्म में अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं, आप प्राइवेट इक्विटी के पास जा सकते हैं, आप एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं, या फिर आप सीरीज फंडिंग कर सकते हो या ब्रिज राउंड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेनली ना आपके पास 3 सोर्स हैं और तीनों एक जैसे ही हैं। आपके पास 3 सोर्स हैं। एक सोर्स है आपके पास वेंचर कैपिटल, वीसी फर्म्स जिसको अपन बोलते हैं, वीसी फंड बोल लो, फर्म्स बोल लो। एक ऑप्शन होता है आपके पास प्राइवेट इक्विटी और एक ऑप्शन होता है आपके पास एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये लोगों का काम क्या होता है, ये लोग इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। ये लोग स्टार्टअप्स में, कंपनीज में इन्वेस्ट ही करते हैं। आप देखो मेन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, ये लोग इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ कि वीसी, पीई और एंजल इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये लोग तीनों क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स बेस्ट एग्जाम्पल, जो कि फेमस पर्सनालिटी है जिनको आप रिलेट कर सकते हो, अनुमन नहीं अनुपम, कैसा लिख दिया मैंने, मित्तल, फाउंडर्स ऑफ पीपल ग्रुप, शादी.com। तो अब एंजल इन्वेस्टर होगा अनुपम मित्तल। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग इंडिविजुअल्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास खुद के पास बहुत सेविंग्स होता है, एंड दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी, दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी, दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी इन स्टार्टअप्स, अर्ली एज स्टार्टअप्स, अर्ली एज स्टार्टअप्स। तो यहाँ मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं बता रही हूँ जो थोड़ा आपके बुक से ओवर होके जाएगा, बट आपको प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा। जो आप स्टार्टअप्स की न्यूज वगैरह पढ़ोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो देखो एंजल इन्वेस्टर्स भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी इन्वेस्ट करते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि एंजल इन्वेस्टर्स जो है ना वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। वो लोग खुद का पैसा अर्ली एज स्टार्टअप्स में लगाते हैं। मोस्टली ये लोग ना नई कंपनीज में लगाते हैं, जो रिस्की कंपनीज होती हैं, जिनमें ना ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। जो नई कंपनीज होती हैं बट उनको लगता है कि ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। तो उनको अगर ऐसा लगता है ना कि हाँ ये नई कंपनी है बट यहाँ पर ना ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा है, ये कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है, हमारा पैसा डबल हो जाएगा, तो वो लोग ऐसे स्टार्टअप्स में, नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी नए स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं। बस वेंचर कैपिटल में क्या होता है ना कि आप एक फंड बनाते हैं, जैसे इसको अपन बोलते हैं वीसी फंड। क्या बोलते हैं, वीसी फंड। अब वीसी फंड में ना बहुत लोगों का पैसा रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद का पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे। वीसी फंड में क्या होता है ना, जो वेंचर कैपिटल फंड फर्म्स होती हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं, वो लोग एक वेंचर कैपिटल फंड बनाते हैं और वो लोग ना बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से पैसे कलेक्ट करते हैं इस फंड में, और इस फंड से कलेक्टिवली लार्ज अमाउंट अर्ली एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है वेंचर कैपिटल फंड। तो दोनों एक ही जैसा है। एंजल इन्वेस्टर्स मोस्टली इंडिविजुअल्स होते हैं जो खुद का पैसा लगाते हैं स्टार्टअप्स में, बट वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं ना वो कलेक्टिवली पैसा लगाते हैं, यू कैन से बहुत सारे अर्ली एज स्टार्टअप्स में। और वेंचर कैपिटल्स जो होते हैं वो भी स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, स्टार्टअप्स में फंडिंग, स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे अभी अभी शार्क टैंक में एक बंदा आया था जो कि ना वो काम कर रहा था, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली ना पेपर प्रोडक्ट्स बनाता था प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए। सीजन 3 एपिसोड 1 में एक बंदा आया था, एक एंटरप्रेन्योर आया था। वो क्या प्रोडक्ट बनाता था, वो प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहता था। तो वो लकड़ी की और कागज की पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाता था, टिश्यू पेपर्स एंड ऑल, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाता था, ऑल दिस थिंग्स, राइट। और उसने अपने पिच में ये बोला था कि मैं कम से कम 80 वेंचर कैपिटल के पास गया था, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे फंडिंग नहीं मिली। 80 वीसी के पास गया था। तो वीसी आप जब सुनते हैं ना स्टार्टअप में, वीसी बहुत एक कॉमन वर्ड है, वीसी बहुत एक कॉमन वर्ड है स्टार्टअप्स में। जब आप वीसी वर्ड सुनते हैं ना, वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वो लोग जो लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट में, सॉरी, 80 मीन्स 80, 80 इन हिंदी। हाँ, यस।
Asti is a Hindi number, 80, 80. Okay, he said in his pitch that he went to 80 venture capitalists, 80 VCs, but he could not get funding from them, and he got funding from angel investors in Shark Tank. तो जो जो शार्क टैंक में है ना, वो एक प्रकार से एंजल इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं अपन उनको, और एक प्रकार से अपन उनको वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ वेरियस वेंचर कैपिटल फंड्स आल्सो, और वो लोग बहुत सारे वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं. तो वेंचर कैपिटल फंड में क्या होता है ना, बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन से पैसे कलेक्टिवली जो है इन्वेस्ट करते हैं हम अर्ली एज स्टार्टअप्स में. सो एक फंड बना करके फिर इन्वेस्ट करते हैं, दैट यू कैन से इज अ वेंचर कैपिटल फंड. एंड प्राइवेट इक्विटी क्या होती है मैं बता रही हूँ. देखो, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो लोग ना अर्ली एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. वो लोग स्टार्टअप्स में, न्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्की होती हैं, जो अर्ली एज स्टार्टअप्स होते हैं, अर्ली एज स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं. बट जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है ना, ये लोग भी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं. ये लोग भी क्या करते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल, ये लोग भी क्या करते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल वालों से पैसा लेते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड बनाते हैं. प्राइवेट इक्विटी फंड बनाते हैं जिसमें ये लोग अमीर लोगों से, जो हाई नेट इंडिविजुअल लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं और एक फंड बनाते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड. और वो प्राइवेट इक्विटी फंड से वो लोग पैसा मोस्टली मैच्योर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. मैच्योर्ड कंपनीज में, ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं ना, ये लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये लोग मैच्योर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी कंपनी सेटअप हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, अब उसको और फर्दर फंडिंग की जरूरत है, तो उसको अपन बोलते हैं मैच्योर्ड कंपनीज. यानी कि इट्स नॉट अ स्टार्टअप, it's matured, it's working properly, but we need more funding to scale up more, that is known as private equity funds. तो देखो, ये लोग इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज, पीईज, एंजल इन्वेस्टर्स, ये लोग कंपनीज में इन्वेस्ट ही करते हैं. मेन डिफरेंस ये होता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग होते हैं और जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग मोस्टली न्यू स्टार्टअप्स या फिर सॉरी, वो लोग मोस्टली न्यू स्टार्टअप्स या फिर न्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. बट जो प्राइवेट इक्विटी होती है ना, वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, लेकिन दे प्रेफर मैच्योर्ड कंपनीज रेदर देन द न्यू स्टार्टअप्स और द न्यू कंपनीज. तो जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग स्टार्टअप्स में करते ही नहीं है, बट दे प्रेफर इन्वेस्टिंग इन मैच्योर्ड कंपनीज, ऑलरेडी सेटल्ड कंपनीज विच वांट फर्दर फंडिंग फॉर फर्दर ग्रोथ. तो आपको ये टर्म समझ में आए. प्रैक्टिकली आप हर दिन न्यूज में ये कभी ना कभी ये वर्ड आपको सुनने मिलेगा ही, वीसी, पीई, एंजल इन्वेस्टर्स. यू विल गेट टू हियर दिस वर्ड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम, समझ में आ गया. ये लोग क्या होते हैं. तो बेसिकली अब आपको ये तो छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने आपको वीसी और पीई का मतलब समझा ही दिया है. और मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बता रही थी, ऋषभ हाडा, ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट इक्विटी फर्म इन बॉम्बे. प्राइवेट इक्विटी फर्म इन बॉम्बे, तो वो मुझे बताता रहता है उसका काम. तो उनका प्राइवेट इक्विटी फर्म है. वो लोग ने अभी आप लोगों ने एक बेल्जियन वॉफल्स करके सुना होगा, बेल्जियन वॉफल्स खाया भी होगा आप लोगों ने. बेल्जियन वॉफल्स हो गया, बहुत सारी कंपनीज होती है, मुझे बताता है उसका काम. तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी फर्म है उनकी, जिस फर्म में वो काम करता है, एंड इज वेरी इंटेलिजेंट, इज एन ऑल इंडिया रैंकर इन सीए फाइनल. सो what they do basically, उनकी प्राइवेट इक्विटी फंड है. And he only explained me it in very detail. That's where I got to know, okay, इनका ये स्पेसिफिक काम है. वो क्या करते हैं, मैच्योर्ड कंपनीज देखते हैं जिनको फंडिंग की जरूरत होती है, जो मैच्योर्ड कंपनीज होती है, नॉट स्टार्टअप्स, मैच्योर्ड कंपनीज जिनको फर्दर फंडिंग की जरूरत होती है. तो वो लोग उस कंपनी में स्टेक लेके, कंट्रोलिंग स्टेक लेके उस कंपनी को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट एंड दे टेक केयर ऑफ द कंपनी एंड देन दे मेक द ड्यू डिलिजेंस ऑन द कंपनी की वेदर दिस कंपनी विल वर्क और नॉट. फिर वो लोग उस कंपनी पे वर्क करते हैं, उस कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए, उस कंपनी को ग्रो करने के लिए वो लोग उस कंपनी पे ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं कि ये कंपनी ग्रो हो. और वो कंपनी ग्रो होगी तो उनका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. तो वो लोग वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. तो माई फ्रेंड टोल्ड मी हाउ दे मेड अ डील विद बेल्जियन वॉफल्स. बेल्जियन वॉफल्स एक कंपनी, आप जगह जगह देखेंगे उनके स्टॉल, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, वो मस्त मस्त वॉफल्स खिलाते हैं.
Yes, yes. So they invested in that company as a private equity fund. उनकी private equity fund है जिसमें वो लोग high net worth individuals और investors लोग से पैसा collect करते हैं, and that money they invest in the matured companies. तो उन्होंने, जैसे मैं example बता रही हूँ, Belgian waffles में invest किया और फिर they work on that company Belgian waffles so that it grows, so that the company grow, और फिर जब वो Belgian waffles company grow होगी तो उनका investment grow होगा. That's how they make money. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्राइवेट इक्विटी बेसिकली मेच्योर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट भी सेम काम करते हैं, बट वेंचर कैपिटलिस्ट मोस्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. वो लोग उतना इन्वॉल्व नहीं होते कंपनी के वर्किंग में. वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बट दे डोंट कंट्रोल द कंपनी एंड दे डोंट टेक कंट्रोलिंग स्टेक ऑन द कंपनी. यूजुअली ना प्राइवेट इक्विटी थोड़ा ज्यादा स्टेक लेते हैं कंपनी में, बट वेंचर कैपिटलिस्ट ना थोड़ा कम स्टेक लेते हैं कंपनी में, बहुत ज्यादा स्टेक नहीं लेते हैं. तो दोनों में अंतर है. वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, दोनों में बहुत अंतर है. पता नहीं, ये आपकी बुक में एक ही पैराग्राफ में बना के दे दिया है और दोनों की कॉमन चीजें दे दिया है, बट एक्चुअल में वेंचर कैपिटल अलग होता है, प्राइवेट इक्विटी अलग होता है. मैं आपको बता रही हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी लोग मैच्योर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही थी कि वीसी और पी क्या होता है, क्योंकि आपके काम आएगा. मतलब आपको इस चीजों से डील करना ही पड़ेगा आगे जाके. सो यहाँ पर अब बुक में देख लो क्या लिखा हुआ है जल्दी से. वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इज ऑफन द फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट अ स्टार्टअप कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव. लार्ज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये दोनों, जो वेंचर कैपिटल होता है, प्राइवेट इक्विटी, ये दोनों लार्ज अमाउंट में करते हैं. इट कैन बी समवेयर बिटवीन 2 करोड़ टू 10 करोड़. 2 करोड़ टू 10 करोड़. अगर आपको थोड़े ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, 10 करोड़ की जरूरत है, आप देखेंगे शार्क टैंक में ना लोग मैक्सिमम 1 करोड़ 2 करोड़ डिमांड करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं उस स्टेप ऑफ फंडिंग में. फिर जब आपको ये मिल जाता है ना, आपको सीड फंडिंग मिल जाती है, उसके बाद फिर आप सीरीज फंडिंग में जाते हो, और सीरीज फंडिंग में आप थोड़ा ज्यादा फंडिंग लेते हो. 10 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, थोड़ा आप ज्यादा फंडिंग लेते हैं, और वो आप लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज या पीई से, प्राइवेट इक्विटी फंड से. तो ये लोग ना थोड़ा बड़ा लेवल का इन्वेस्टमेंट करते हैं. दे इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट. So VCs or private equity is often the first large investment a startup can expect to receive. एंड मोस्टली ना ऑफ कोर्स जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो लोग कंपनी में इक्विटी शेयर्स लेते हैं, यानी कि कंपनी में स्टेक लेते हैं. स्टेक माने ओनरशिप. तो वो लोग कंपनी में इक्विटी स्टेक लेते हैं, और या तो वो लोग इक्विटी शेयर्स लेते हैं, या वो लोग सीसीपीएस या सीसीडी लेते हैं. सीसीपीएस यानी कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सीसीडी यानी कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. दे मोस्टली टेक सीसीपीएस, सीसीडीज, ये लोग लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो सीसीपीएस सीसीडी होते हैं ना, वो अल्टीमेटली दे गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर. सो इट्स लाइक टेकिंग इक्विटी शेयर्स ओनली, बिकॉज अल्टीमेटली इन फ्यूचर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. एंड दे कैन ऑल्सो टेक द कन्वर्टेबल नोट. याद होगा आप लोगों को, अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा था डिपॉजिट वाले चैप्टर में, कन्वर्टेबल नोट क्या होता है. जो स्टार्टअप्स कंपनी होती है ना, वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, कन्वर्टेबल नोट, जो जिसमें एक राइट होता है कि वो फ्यूचर में जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है. तो अगर इन्वेस्टर को लगता है ये कंपनी ग्रो होगी ना, तो वो अपने कन्वर्टेबल नोट को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लेता है, और फ्यूचर में उस कंपनी का वो इक्विटी शेयर्स ले लेता है. तो वो होता है कन्वर्टेबल नोट. सो मोस्टली जो वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग या तो कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेते हैं, या तो वो लोग कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं, या तो वो लोग कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं. एक बात को आप लोग समझ लो कि जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, या फिर जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, वी डोंट कंसिडर देम एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वी कंसिडर देम एज अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ओनली. व्हाई? बिकॉज सूनर और लेटर दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, राइट. सो फ्यूचर में वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो ही जाएंगे. सो वी ट्रीट इट एज इक्विटी ओनली, वी ट्रीट इट एज इक्विटी ओनली. तो यहाँ पर आपको एक बात बोल दिया गया, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली द प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड मोस्ट कॉमनली यूज सिक्योरिटीज फॉर वीसीज और पीई इन्वेस्टमेंट. वीसी पीई इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्टली वो लोग क्या डिमांड करते हैं, इधर इक्विटी शेयर्स और सीसीपीएस और सीसीडीज, कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. सो द इन्वेस्टर्स एंड द स्टार्टअप विल नॉर्मली एंटर इनटू नॉन बाइंडिंग ऑफर बेस्ड ऑन द प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप, यूजुअली फॉलोड बाय द फाइनेंशियल, लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस ऑन द स्टार्टअप. अब यहाँ पर देखो आपको क्या बोला हुआ है. यहाँ पर ना, जैसे इमेजिन करो, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने कम से कम 2-3 एपिसोड शार्क टैंक का देखा हुआ है. अब जैसे शार्क टैंक में क्या होता है, कोई एंटरप्रेन्योर आया, वो अपने बिजनेस के बारे में बताया, वो अपने स्टार्टअप के बारे में बताया, तो इन्वेस्टर्स लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, आपका बिजनेस हमें सही लग रहा है, हमें लग रहा है आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, आप हमारा पैसा इंक्रीज करोगे. तो वो ना क्या करते हैं, एक नॉन बाइंडिंग ऑफर में एंटर करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, पिचर्स के साथ.
नॉन बाइंडिंग ऑफर मतलब आपको पता है शार्क टैंक में जितनी भी डील्स टीवी में दिखाई जाती हैं वो सारी डील्स एक्चुअल में होती नहीं है। जितनी डील्स टीवी में दिखाई जाती हैं वो सारी डील्स एक्चुअल में नहीं होती हैं। वो एक प्राइमरली ऑफर होता है कि ठीक है हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन दैट इज ऑन अ कंडीशन कि फर्दर हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे, प्रूफ मांगेंगे, आपकी कंपनी का सारा डेटा हमें सही लगेगा, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, हम आपका ड्यू डिलिजेंस करेंगे। ड्यू डिलिजेंस यानी चेकिंग करना कि सब सही है ना, इस कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, तो हम आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करेंगे, लीगल ड्यू डिलिजेंस करेंगे, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस करेंगे। उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि एक्चुअल में हमें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो आप अगर देखेंगे ना, तो जो स्टार्टअप और इन्वेस्टर के बीच में जो डील होती है ना, एट द फर्स्ट प्लेस वो एक नॉन बाइंडिंग ऑफर होता है कि ठीक है हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी ये बाइंडिंग नहीं है, हम पीछे हट सकते हैं। चार्क्स जो है ना, बाद में वो पीछे हट सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं हमें नहीं जम रहा है, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो बाइंडिंग नहीं है कि अगर टीवी में दिखा दिया, चेक दे दिया तो वो इन्वेस्ट हो गया, वो फेक चेक रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर टीवी में दिखा दे दिया, चेक दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग हो गया, ये शार्क्स लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो नॉन बाइंडिंग ऑफर होता है एंड इट इज फॉलोड बाय फर्दर ड्यू डिलिजेंस। शार्क्स लोग फर्दर मीटिंग करते हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के साथ, 2-3 बार मीटिंग करते हैं, उनसे फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनकी कंपनी के बारे में और डिटेल्स में सर्च करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं। उसके बाद फिर अगर उनको सही लगता है तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में। उनका हार्ड अर्न मनी है, ऐसे कहीं भी थोड़ी लगा देंगे यार, कितना मेहनत करके हम लोग पैसा कमाते हैं, तो उनका हार्ड अर्न मनी है, वो लोग उतना मेहनत करके कमाए हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे और उनको लगेगा कि हमारा पैसा बढ़ेगा तो ही वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर उनको लगेगा ये कंपनी डूबने वाली है तो वो लोग उस कंपनी में थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, उनका हार्ड अर्न मनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर बोला गया है कि इन्वेस्टर एंड स्टार्टअप विल नॉर्मली एंटर इनटू नॉन बाइंडिंग। पहले वो लोग ना, जो जब अपन एंजल इन्वेस्टर्स के पास या वीसीज के पास या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के पास जाते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, तो पहले वो नॉन बाइंडिंग ऑफर करते हैं। एक ऑफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हम कंपनी को वैल्यू करते हैं कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, लेट्स से 100 करोड़, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है लेट्स से 100 करोड़। तो एक प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन की जाती है और उस वैल्यूएशन के बेसिस पे ऑफर दिया जाता है। बिना कंपनी को वैल्यू के आप ऑफर कैसे दोगे? क्योंकि आप अगर कंपनी की वैल्यूएशन निकालोगे तभी तो आप सामने वाले को ऑफर करोगे ना कि हम आपको इतना इक्विटी ऑफर कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ दिस मच करोड्स ऑफ मनी और इन रिटर्न ऑफ दिस मच मनी। So you give a non-binding offer on the basis of preliminary valuation of the startup, usually followed by financial, legal and technical due diligence as required by investor. तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, पहले जो VCs इन्वेस्टर्स होते हैं या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग पहले नॉन बाइंडिंग ऑफर करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं so that they can decide whether to invest or not. And the due diligence will help the investors to finalize the representation and the warranties and also to identify the conditions precedent to the completion of the investment and condition subsequent to the aforesaid documents. यहाँ पर बोलता है ड्यू डिलिजेंस से क्या होगा, ड्यू डिलिजेंस से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, वारंटी मिल जाएगी, वो लोग कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है कि नहीं, ये कंपनी एक्चुअल में ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं है। और फिर अपॉन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, जब इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो जाएगा कि सब सही है ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, तो सच इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद फाइनली आप डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करोगे, कौन कौन, इन्वेस्टर और स्टार्टअप दोनों के बीच में डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे एंड उस तरह से जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भैया एक बार एंटरप्रेन्योर गए वीसीज के पास फंडिंग लेने और वो लोग ने एक बार में फंडिंग दे दी, ऐसा नहीं होता है। अगर एंटरप्रेन्योर्स जाएंगे फंडिंग मांगने वीसीज के पास या प्राइवेट इक्विटी के पास, तो पहले वो लोग एक वैल्यूएशन, प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन के बेसिस पे नॉन बाइंडिंग ऑफर करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ड्यू डिलिजेंस करेंगे और उसके बाद उनको जब सब सही लगेगा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो लोग फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है एग्जीक्यूट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट वीसीज एंड पीई, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों वर्क कैसे करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी थियोरेटिकली बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फंडिंग प्रोसेस दिया हुआ है कि फंडिंग प्रोसेस क्या है। तो देखो, सबसे पहले ना आप डायरेक्ट अग्रीमेंट नहीं करते हो, आप डायरेक्ट अग्रीमेंट नहीं करते हो, आप डायरेक्ट अग्रीमेंट कभी करते ही नहीं हो। एक बार किसी से मिलके कैसे डिसाइड कर लोगे कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं? 100 करोड़ की बात है, 10 करोड़ की बात है, 10 करोड़ मनी,
यस, हम अगले 50 साल निकाल सकते हैं 10 करोड़ मनी अगर हमारे पास हो तो, काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 10 करोड़ मनी अगर आप कहीं अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट थोड़ी इन्वेस्ट कर दोगे। सबसे पहले ना जब एंटरप्रेन्योर आता है ना पैसे लेने के लिए, तो वो एक टर्म शीट बनाता है, टर्म शीट। टर्म शीट को ना अपन एमओयू भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें ना हम लोग कंपनी की सारी बेसिक डिटेल्स लिखते हैं कि कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको, कितना वैल्यूएशन है, कितने असेट्स हमारी, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम, मंथली रेवेन्यूज, एनुअल रेवेन्यूज, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं हम, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कि बर्न कर रहे हैं। बर्न करना, आप ये वर्ड सुने होंगे शार्क टैंक में, पैसा बर्न करना। बर्न करना यानी आप लॉसेज में हैं, आप लॉसेज में हैं। यस, तो यहाँ पर आपको बोल दिया जा रहा है कि भाई साहब आपको आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, टर्म शीट बनाते हैं। टर्म शीट में ना सारी इन्वेस्टमेंट्स की, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई रहती हैं कि हमें कितना इक्विटी चाहिए, कितने पैसे में, कितना हमारा वैल्यूएशन है, कंपनी की डिटेल्स होती है, रेवेन्यू डिटेल्स, प्रॉफिट डिटेल्स, असेट डिटेल्स, पहले कहाँ से हमने फंडिंग ली है, कितनी इक्विटी किसके पास है, पूरा ए टू जेड जो डिटेल्स होता है वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टर्म शीट बनाते हैं। और आपको पता है जितने भी लोग शार्क टैंक में आते हैं ना पैसा लेने के लिए, वो लोग पहले से अपना टर्म शीट बना के शार्क्स को सबमिट कर देते हैं। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है ना पिच करने के लिए शार्क टैंक में, तो उससे पहले ही उसकी जो टर्म शीट होती है वो शार्क्स के हाथ में दे दी जाती है कि ये इनकी टर्म शीट है, पढ़ के आना, उसके बाद डिसाइड करना। नहीं तो वो लोग 1 मिनट में कैसे, 1 मिनट की पिच से कैसे डिसाइड कर लेंगे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। Are you understanding? So first thing that we execute, the first document that we execute is term sheet. टर्म शीट में ना सारे एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है उसमें। इसको अपन लेटर ऑफ इंटेंट भी बोलते हैं या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन एक अग्रीमेंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। तो जब अपन इक्विटी शेयर्स इशू करने का डिसाइड करते हैं ना, कि मान के चलो दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो गई, डिस्कशंस के बाद, मल्टीपल मीटिंग्स के बाद जब टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गई, मान के चलो हमने शार्क्स ने डिसाइड किया कि वो हमें 1 करोड़ रुपए देंगे 10% इक्विटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें वन करोड़ मनी देंगे, फॉर 1 करोड़ मनी देंगे फॉर 10% इक्विटी, 10% इक्विटी। तो अब हम उनको शेयर्स इशू करेंगे, 10% इक्विटी देने के लिए उनको हम शेयर्स इशू करेंगे ना, या तो ट्रांसफर करेंगे। तो उस केस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट या डिवेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, अगर अपन कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो, जिसमें हम लोग शेयर्स इशू से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देंगे। तो पहले अपन टर्म शीट बनाते हैं, टर्म शीट बनाने के बाद अपन बनाते हैं शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, ताकि अपन इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर पाए, या सीसीडी अगर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर सब्सक्रिप्शन। और इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसमें हम लोग लिखेंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इसमें हम लोग लिखेंगे वारंटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें हम लोग लिखेंगे कंडीशंस प्रेसिडेंट टू कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन और सब्सिक्वेंट टू कंप्लीशन। ट्रांजेक्शन शेयर्स इशू कंप्लीट करने के बाद क्या क्या कंडीशन हमें फुलफिल करना होगा। सो बेसिक डिटेल्स अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में या डिबेंचर अग्रीमेंट में। बेसिक डिटेल्स अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स और द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज गिवन इन द शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट और द डिबेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। फिर उसके बाद अपन बनाते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, उसके बाद अपन बनाते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के थ्रू ना अपन बेसिकली उनके राइट्स, ड्यूटीज, एग्जिट पीरियड, लॉक इन पीरियड, ये सब बताते हैं कि आप कब एग्जिट कर सकते हैं, आप कब अपने शेयर्स बेच सकते हैं, कितने टाइम तक आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते, आपको कंपनी में क्या क्या राइट्स मिलेगा। जब हम शेयर होल्डर्स को कोई राइट देते हैं, ऑब्लिगेशन देते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो वो अपन शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के थ्रू बताते हैं। फिर उसके बाद जब अपन उनको शेयर्स इशू कर देंगे ना, तो उसके बाद अपन एंटर करते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में अपन क्या क्या लिखते हैं, जैसे कि उनके क्या क्या राइट्स होंगे, नॉमिनेशन रिप्रेजेंटेशन राइट, यस, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग राइट्स एंड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेस्टी। कंपनी क्या क्या डिस्क्लोज करेगी। नॉर्मली आप देखेंगे कि ना कंपनी जब भी कोई इन्वेस्टर से पैसा लेती है ना, तो उस कंपनी को अपना एमआईएस भेजना होता है। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पढ़ा तो होगा ही आपने एमआईएस के बारे में कहीं ना कहीं तो। एमआईएस में, यस,
हाँ, यस, बिज़नेस कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा एमआईएस के बारे में, सीएसईटी में, एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस क्या होता है? हर कंपनी का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है और आपको पता है एमआईएस में ना एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू ना वो आपकी एमआईएस की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टर के पास चली जाती है। तो हम शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि कंपनी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेगी इन्वेस्टर को क्योंकि इन्वेस्टर ने अपने पैसे लगाए हैं कंपनी में। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के पास राइट है ये जानने का कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सेल्स कितनी है, कितना प्रॉफिट बर्न कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना स्टॉक है हमारे पास, पैसा बना रहे हैं कि पैसा डुबा रहे हैं। Every information. So that also we write in the shareholders agreement that what are the rights and the disclosure obligation of the company towards investors. Redemption right on redemption of preference shares. अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो उसमें शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या रिडम्पशन राइट रहेंगे, कौन कौन सा उनको राइट ऑफर मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जिट ऑप्शन उनके पास क्या क्या है, लॉक इन पीरियड क्या होगा, बेसिकली सारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपन शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, जब अपन इन्वेस्टर से पैसा लेने जाते हैं, जब अपन वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी या एंजल इन्वेस्टर्स के पास अपन पैसा लेने जाते हैं तो अपन पहले एक टर्म शीट बनाते हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, अभी तक कोई एग्रीमेंट में नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जब मीटिंग्स वगैरह होने के बाद हम फाइनल डिसाइड करते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट एंटर करते हैं। फिर उसके बाद हम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एंटर करते हैं। ये हो गया, अब सारे एग्रीमेंट हो गए। अब फाइनली हम लोग उनको सिक्योरिटी इशू कर देते हैं। मोस्टली अगर नए सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उनको शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू कर देंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्वियसली जब भी हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो आरओसी को हमें फाइलिंग करनी होती है, तो आरओसी को फाइलिंग कर देंगे। एओए में जो भी अमेंडमेंट लगेगा वो हम कर देंगे एज पर द शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एंड बाकी सारे जो कंडीशन है वो कंप्लीट कर देंगे। सो दिस इज द फंडिंग प्रोसीजर ऑफ वीसीज और पीई कि अगर आपको वीसीज वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग चाहिए होता है तो ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। जल्दी से लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। हाँ, ऑफ कोर्स, यस। यस। No, they don't usually. Usually they don't. यूजुअली दे डू, यस। मतलब ऐसा थंब रूल नहीं है बट देखो मैनेजमेंट में पूरा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट दे गेट सम कंट्रोल, दे वर्क ऑन दैट कंपनी सो दैट दैट कंपनी ग्रोज। प्राइवेट इक्विटी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट। हाँ। अब यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो खुद का पैसा मोस्टली स्टार्टअप्स में या अर्ली एज स्टार्टअप्स में लगाते हैं। दे पुट देयर ओन मनी in the startups, so they are angel investors. So who are angel investors? They are individuals or group of individuals who basically are willing to invest in the startup ventures or the startup companies. लेकिन वो लोग सिर्फ ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो उनकी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, उनकी खुद की नहीं है। अगर उनका खुद का स्टार्टअप होगा या उनके किसी नोन का स्टार्टअप होगा, उनके किसी फैमिली मेंबर का स्टार्टअप होगा ना, तो वो लोग उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंजल इन्वेस्टर्स दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स सिर्फ ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज नॉट प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड बाय एनी इंडस्ट्रियल ग्रुप हुज ग्रुप टर्नओवर इज एक्सीडिंग 300 करोड़। मतलब अगर कोई स्टार्टअप ऐसा है जिसको ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है और जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे ऐसे कंपनी को, ऐसे स्टार्टअप को एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ऐसे ग्रुप का सपोर्ट है जिनका ग्रुप टर्नओवर 300 और मोर है, राइट। एंड एंजल इन्वेस्टर्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन कंपनीज विद फैमिली कनेक्शन। अगर किसी कंपनी का उनका फैमिली कनेक्शन है तो वो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कंप्लीटली स्ट्रेंजर कंपनी को एंजल इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड अर्ली एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दे आर बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दे आर बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। और ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कम से कम 1 साल के लिए लॉक इन रहता है एज पर सेबी रेगुलेशंस। अगर आपको एंजल इन्वेस्टर बनना है इंडिया में अगर आपको एंजल इन्वेस्टर बनना है तो सेबी ने अलग से उसके लिए गाइडलाइंस दी हुई है जिसका नाम है AIF गाइडलाइंस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड गाइडलाइंस, रेगुलेशन, सॉरी, सेबी ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। आप उस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है आप
एंजल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, एंजल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, एआईएफ फंड बना सकते हो, ये फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एआईएफ फंड के थ्रू। तो बेसिकली अगर आपको एंजल इन्वेस्टर्स बनना है, इन्वेस्ट करना है, तो दैट हैज टू बी डन एज पर दी सेबी रेगुलेशंस, क्योंकि ये बोलता है कि अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो शेयर्स लॉक इन हो जाएंगे फॉर वन पीरियड, वन ईयर के लिए वो लॉक इन हो जाएंगे। 1 ईयर के पहले पहले आप उसको बेच नहीं सकते। एंड अगर एंजल इन्वेस्टर्स किसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में दे कैन नॉट इन्वेस्ट लेस देन 25 lakhs एंड दे कैन नॉट एक्सीड इन्वेस्ट मोर देन 10 करोड़। यहाँ पर आपको बोला है ये लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, समवेयर बिटवीन 25 lakhs to 10 करोड़ इन अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। बट अगर वो लोग किसी वेंचर कैपिटल न्यू अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 25 लाख कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 10 करोड़ कर सकते हैं। उस 25 लाख से कम नहीं कर सकते, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। दिस इज अ स्मॉल पॉइंट गिवन अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स। इनके बारे में दिया हुआ है सेबी एआईएफ रेगुलेशंस में, सेबी एआईएफ रेगुलेशंस में ये होता है आपके एंजल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट होता है आपका ब्रिज राउंड। ब्रिज राउंड में क्या होता है ना, ब्रिज राउंड में क्या होता है, ब्रिज राउंड इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। में आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ। देखो फंडिंग आप किसी से भी लो, प्राइवेट इक्विटी से लो, वीसी से लो, एंजल इन्वेस्टर से लो, या फैमिली से लेना है, जिससे भी लेना है लो, एक बार उसको साइड में रखो, एक बार उसको साइड में रखो, आपकी किससे फंडिंग ले रहे हो उसको एक बार आप लोग साइड में रखो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जब आपको इनिशियल कैपिटल की जरूरत पड़ती है कंपनी को चालू करने के लिए तो उसको अपन सीड फंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड फंडिंग बोलते हैं, जब आपको इनिशियल कैपिटल की जरूरत होती है। और उसके बाद जब आपको और बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो उसको अपन सीरीज फंडिंग बोलते हैं। इट स्टार्ट्स विद सीरीज ए। सीरीज ए सबसे पहली स्टेप होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फर्दर पैसों की जरूरत है तो आप सीरीज बी के लिए जा सकते हो, सीरीज सी के लिए जा सकते हो। बट द फर्स्ट step of issuing shares and raising money is known as series funding after seed funding. बट कई बार क्या होता है ना कि हमें ना कुछ शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है जो कि थोड़ा लेस अमाउंट होता है बिटवीन सीड फंडिंग एंड सीरीज फंडिंग। तो आपको सीड फंडिंग मिल गई, लेकिन सीरीज फंडिंग मिलने के पहले आपको कुछ शॉर्ट टर्म फंडिंग की जरूरत है, शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत है, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रिज राउंड। क्या बोलते हैं? ब्रिज राउंड या फिर ब्रिज फंडिंग बोलते हैं उसको अपन। क्या बोलते हैं? ब्रिज राउंड या फिर ब्रिज फंडिंग बोलते हैं। तो ये बेसिकली ब्रिज फंडिंग में क्या होता है ना, अगर आपको बीच में सीरीज फंडिंग लेने के पहले, सीरीज ए फंडिंग लेने के पहले अगर आपको टेम्पररी कुछ फंड्स की जरूरत है, छोटे मोटे अमाउंट की जरूरत है, तो आप जो फंडिंग लेते हैं बीच में, सीड फंडिंग और सीरीज फंडिंग के बीच में कई बार आपको टेम्पररी फंड्स, लेस अमाउंट की जरूरत होती है फंडिंग की, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रिज फंडिंग। उसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? दो जगह को जोड़ता है ना, उसी तरह ऐसा फंडिंग ऑप्शन जो सीड फंडिंग और सीरीज फंडिंग के बीच में होता है उसको अपन बोलते हैं ब्रिज फंडिंग। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का तरीका होता है ब्रिज राउंड जिसको अपन बोलते हैं। तो ब्रिज राउंड इज अ काइंड ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस दैट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन लार्जर फंडिंग राउंड्स। जैसे सीड फंडिंग और सीरीज फंडिंग दोनों बड़ा बड़ा फंडिंग राउंड है, दोनों में आप बड़े बड़े अमाउंट की फंडिंग लेते हो, लेकिन दोनों के बीच में अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत है तो आप एक ब्रिज राउंड भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज देयर टू फिल द गैप बिटवीन द सीड राउंड एंड द सीरीज राउंड, और सीरीज ए एंड सीरीज बी, जो बीच में वो गैप पूरा करने के लिए आपको जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है उसको अपन ब्रिज राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिज राउंड कैन बी टर्म्ड एज एन इंटरिम फाइनेंशियल राउंड रेज बिटवीन लार्जर फंडिंग राउंड। जब दो लार्जर फंडिंग राउंड्स के बीच में अपन को जो इंटरिम फाइनेंस की जरूरत होती है उसको अपन ब्रिज राउंड बोलते हैं। एंड ब्रिज राउंड्स आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड एज कन्वर्टेबल डेट। मोस्टली अपन जब ब्रिज राउंड लेते हैं ना तो कन्वर्टेबल डेट यानी या तो कन्वर्टेबल नोट या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के फॉर्म में अपन इशू करते हैं। एंड व्हेन अ स्टार्टअप नीड्स एडिशनल कैपिटल बिटवीन टू राउंड्स ऑफ फंडिंग दे माइट रेज ब्रिज राउंड। जब हमें दो फंडिंग के बीच में दो राउंड ऑफ फंडिंग के बीच में पैसों की जरूरत होती है तो उसको अपन ब्रिज राउंड बोलते हैं। ब्रिज राउंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंटरिम कैश इन्फ्यूजन टू कैपिटलाइज द रैपिड ग्रोथ फॉर दी आईपीओ। और बेसिकली जब हमें इमीडिएट कैश की जरूरत होती है ना तो अपन ब्रिज राउंड के लिए जाते हैं ब्रिज राउंड में, क्योंकि छोटा कैपिटल चाहिए होता है तो जल्दी मिल जाता है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर लेट्स से एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। लेट्स से आपको आईपीओ लेके आना है, ठीक है। आईपीओ लेके आना है, अब आईपीओ लाना है तो आईपीओ से तो फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन आईपीओ के पहले आपको कुछ शॉर्ट फंड फाइनेंस की जरूरत है तो यू कैन गो फॉर ब्रिज राउंड, यू कैन गो फॉर ब्रिज राउंड। स्टार्टअप्स विल फाइंड first target existing investors during the bridge round and raise money from
न्यू इन्वेस्टर्स इफ एडिशनल फंडिंग इज नीडेड। यहाँ पर आपको बोलता है ब्रिज राउंड में ना मोस्टली स्टार्टअप्स ना नए इन्वेस्टर्स को नहीं ढूंढते हैं, जो ऑलरेडी उनके इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो लोग उनको सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं से कोशिश करते हैं वो लोग कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ही ब्रिज राउंड मिल जाए रेदर देन गोइंग फॉर न्यू इन्वेस्टर। अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ब्रिज राउंड के लिए पैसा नहीं मिलता है तो फिर वो लोग न्यू इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एग्जांपल मेशर्स एबीसी लिमिटेड इज ऑलरेडी अप्रूव्ड अ टर्म लोन ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम बैंक। मेशर्स एबीसी लिमिटेड है, उसको लोन मिल गया है बैंक से, बैंक का लोन अप्रूव हो गया है कि उसको बैंक से 5 करोड़ का लोन मिल जाएगा, बट द लोन इज ब्रोकन इनटू ट्रांचेस, like with the first tranche to come in next 6 months, and the company may seek a bridge loan. It can apply for 6 month short term loan that give it enough money to survive। अब यहाँ पर ना लोन की बात कर रही है, वैसे तो अपन इक्विटी की बात कर रहे थे बट यहाँ पर लोन की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको कि मान के चलो आपको बैंक से लोन अप्रूव हो गया कि आपको 5 करोड़ लोन मिलेगा, बट वो अगले 6 महीने में आपको ब्रिक्स बिट्स एंड पीसेस में मिलेगा। तो अब आपको अभी पैसों की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं 6 महीने का कि, और जब ये दूसरा वाला लोन मिल जाएगा तो उससे आप पहला वाला लोन वापस कर दोगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म ब्रिज लोन हो गया। समझ रहे हो कि जो जब तक हमें लंबा पैसा नहीं मिल जाता तब तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो हम दूसरा फाइनेंस लेते हैं तो हम ब्रिज फाइनेंस बोलते हैं। ब्रिज फाइनेंस ना शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। ब्रिज फाइनेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट है सीरीज फंडिंग। अब सीरीज फंडिंग आपको पता ही है, जब आप सीड फंडिंग लेने के बाद जब आपकी बिजनेस ऑलरेडी सेटल हो जाती है, काइंड ऑफ मैच्योर हो जाती है और आपको थोड़े मोटे पैसों की जरूरत होती है, समवेयर बिटवीन somewhere between 2 crores to 10 crores, somewhere between $2 million to $10 million. Are you understanding? Somewhere between $2 million to $10 million. जब आपको इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो जब आपको मोटे पैसों की जरूरत पड़ती है तो मोस्टली आप जाते हैं सीरीज फंडिंग के लिए। तो ब्रिज राउंड में क्या होता है ना कि आपको छोटा मोटा पैसे की जरूरत है टेम्पररी पीरियड के लिए, टेम्पररी फाइनेंस आपको चाहिए, तो यू कैन गो फॉर ब्रिज फंडिंग। बट आपको अब बिजनेस आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और आपको और ज्यादा पैसों की जरूरत है, समवेयर बिटवीन लेट्स से 5 करोड़, समवेयर बिटवीन 1 करोड़ टू 20 करोड़, इतने पैसों की जरूरत है आपको। 5 करोड़ से 20 करोड़, कितने पैसों की जरूरत है आपको, मोटा पैसा चाहिए, तो आप सीरीज फंडिंग के लिए जाओगे। और सबसे पहली जो आप सीरीज फंडिंग करते हो उसको अपन बोलते हैं सीरीज ए फंडिंग। सीरीज ए फंडिंग यानी पहला राउंड, फंडिंग का पहला राउंड। सीरीज ए क्या है? सीरीज अपन ने क्या दिया, आप सीरीज जो होती है उसमें एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, तो वैसे ही सीरीज ए क्या है, पहला राउंड फंडिंग का। सीड फंडिंग के बाद जो पहला राउंड फंडिंग का होता है उसको अपन बोलते हैं सीरीज ए फंडिंग। हमें इसमें मोटा पैसा चाहिए होता है, लार्जर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है और इसमें हम डाइल्यूट भी ज्यादा करते हैं। अब आपको अगर 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ की फंडिंग चाहिए, तो आपको अच्छा खासा वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको अच्छा खासा डाइल्यूट भी करना होगा। ऑन एन एवरेज लेट्स से यू माइट हैव टू गिव 10%, 20%, 30% इक्विटी ऑफ योर कंपनी इन द सीरीज राउंड। तो जो पहला राउंड होता है फंडिंग का वो होता है सीरीज राउंड। अब उसके बाद अब सीरीज हो गया, उसके बाद लेट्स से 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको और पैसों की जरूरत है तो यू कैन गो फॉर सीरीज बी, बट वो कंपलसरी नहीं होता है। हर कंपनी सीरीज बी के लिए नहीं जाती है। अगर कोई कंपनी होती है सीरीज ए में ही हो गया तो हो गया, बट अगर कोई कंपनी आईपीओ लाना नहीं चाहती है और फंडिंग की जरूरत है लेटर स्टेजेस पे, सो यू कैन गो फॉर सीरीज बी, देन यू कैन गो फॉर सीरीज सी, सीरीज डी एंड सो ऑन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये होती है सीरीज फंडिंग। समझ में आया? सीरीज फंडिंग। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, आफ्टर द सीड फंडिंग राउंड और द एंजल फंडिंग राउंड और द ब्रिज फंडिंग राउंड, जब आप सीड फंडिंग हो जाती है, सीड फंडिंग को अपन एंजल फंडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो सीड फंडिंग होती है ना वो एंजल इन्वेस्टर्स देते हैं मोस्टली, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट। जो सीड फंडिंग होती है वो या तो खुद की होती है या वीसीज भी देते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी देते हैं। तो जब आपका सीड फंडिंग राउंड हो जाएगा, ब्रिज फंडिंग हो गया, उसके बाद यू गो फॉर सीरीज फंडिंग राउंड विच विल बी इन अ सीरीज लाइक A to Z। Z तक तो कोई नहीं जाता है ऑफकोर्स, सी तक भी बहुत कम कंपनीज जाती है, सीरीज सी तक। कई सारी कंपनीज को सीरीज सी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई सारी कंपनीज तो सीरीज ए में ही आके स्टॉप हो जाती हैं, उसके बाद लिस्ट हो जाती हैं। सीरीज ए फंडिंग ली स्टॉप, उसके बाद लिस्ट। कई सारी कंपनीज जिनको फर्दर जरूरत होती है फिर वो सीरीज बी कैपिटल भी रेज करती है, फिर कई सारी कंपनीज जिनको फर्दर जरूरत होती है फिर वो सीरीज सी कैपिटल के लिए जाते हैं। बहुत रेयर ऐसी कंपनीज होती हैं जो सीरीज सी और सीरीज डी के लिए जाती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जेड तक तो दूर की बात है,
बट सीरीज कैसे आया, राउंड से आया कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उसको अपन बोलते हैं सीरीज ए, सीरीज एंड सीरीज डी एंड सो ऑन। ये जो सीरीज फंडिंग राउंड है विल स्टार्ट लाइक सीरीज ए टू जेड एंड सीरीज प्रेफर्ड स्टॉक इज द फर्स्ट राउंड। सीरीज ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट राउंड हो जाएगा, जिसमें हम स्टॉक्स ऑफर करते हैं ड्यूरिंग द सीड और अर्ली स्टेज राउंड बाय द पोर्टफोलियो कंपनी टू द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। मोस्टली जो अपन सीरीज फंडिंग लेते हैं वो अपन लेते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से लेते हैं या एंजल इन्वेस्टर से भी लेते हैं सीरीज ए, और इसमें हम लोग कंपनी का इक्विटी देते हैं और उनसे सीरीज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं। Series preferred stock is often convertible into common stock, such as IPO or for before the IPO or sale of the company। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि सीरीज जब अपन फंडिंग करते हैं ना, तो या तो अपन इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं या तो अपन कन्वर्टेबल स्टॉक इशू करते हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल डेट या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एंड सीरीज राउंड आर ट्रेडिशनली द क्रिटिकल स्टेज, और सीरीज ए जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज के लिए। जो कंपनी ग्रो करना चाहती है, जो ग्रोइंग स्टेज में होती है, जो कंपनी स्केल अप करना चाहती है ना, उनके लिए सीरीज ए राउंड एक बहुत बड़ा फंडिंग राउंड होता है। सो टिपिकली सीरीज ए राउंड इज इन द रेंज बिटवीन $2 million to 10 million। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इट विल समवेयर बिटवीन 20 crores रुपीज, 20 crores to 50 crores। यस, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि नॉर्मली जब आपकी फंडिंग होती है यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग, समवेयर बिटवीन $2 million। तो मिलियन को तो पहले लैक्स में कन्वर्ट करो, 2 मिलियन यानी 20 लैक्स, और फिर डॉलर को इसमें कन्वर्ट करो इक्विटी शेयर्स में बाय मल्टीप्लाइंग विथ 83, सॉरी डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग विथ 83। So when you read a large amount of money, $2 million, $10 million, by diluting up from 10% to 30% stake in a company, बहुत होता है ना, 10% बहुत होता है, 1% भी बहुत होता है, 1%। तो आप 10% to 30% आपको देना होता है यूजुअली ऑन एन एवरेज सीरीज फंडिंग राउंड में। एंड द कैपिटल रेज ड्यूरिंग द सीरीज राउंड इज यूजुअली इंटेंडेड टू कैपिटलाइज द कंपनी फॉर 6 months to 2 years। यूजुअली ये लोग जो लोग सीरीज इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो लोग 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारा पैसा रिकूप हो जाएगा। रिकूप यानी हमारा पैसा निकल जाएगा, पूरा पैसा हम एग्जिट कर लेंगे रिटर्न के साथ, right? So usually they invest for 6 months to 2 years, as it develops its product, initial marketing, branding, employees etc। और जैसे जैसे वो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है, मार्केटिंग बनाती है, मार्केट बनाती है, एम्प्लॉयज हायर करती है, फिर जैसे जैसे 1-2 साल में वो कंपनी ग्रो होती है, ग्रो हो जाती है, तो जो लोग सीरीज ए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स लोग अपना पैसा और अपना रिटर्न लेके एग्जिट कर जाते हैं कंपनी से। तो दैट इज योर सीरीज ए फंडिंग। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? सीरीज ए फंडिंग, सीरीज फंडिंग, ब्रिज फंडिंग, सीड फंडिंग, ये सब समझ में आया कि नहीं? यस। इसके लिए आपको डेली एक एपिसोड शार्क टैंक का देखना चाहिए। सोनी लिव में आता है डेली रात को 10 बजे आता है, गेस। मैं तो ऐप में देखती हूँ, आप ऐप में भी सोनी लिव ऐप का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं शार्क टैंक देखने के लिए। बट देखो उसको, काफ़ी सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। सीरीज फंडिंग भी सुनने को मिल जाएगी वहाँ पर आपको, सीड फंडिंग, ब्रिज राउंड भी सुनने को मिल जाएगा। इसमें एंजल इन्वेस्टर्स, वीसी सब सुनने को मिल जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो सब उसमें सुनने को किसी ना किसी एपिसोड में आपको रेफरेंस मिल जाएगा ये सारे टॉपिक्स का, राइट? तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा अपन ने पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, बट आई रियली होप जितना भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट? इन दिस पार्ट मतलब, अच्छा इन दिस पार्ट दे कैन आस्क एनीथिंग, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीरीज फंडिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिज फंडिंग, हु आर एंजल इन्वेस्टर्स, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। व्हाट इज द फंडिंग प्रोसीजर ऑफ वीसी और प्राइवेट इक्विटी? यस, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। कल दोनों लेक्चर होगा, कल कंपनी लॉ का भी होगा और एसबीआई का भी होगा। टुमारो विल हैव बोथ द लेक्चर, सी लॉ आल्सो, एसबीआई आल्सो। ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडे सेशन। सी यू ऑल टुमारो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय। यस, आई विल चेक इट। हाँ, श्योर। ओके, वेलकम, टेक केयर, बाय बाय।